My dear students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing questions of data sufficiency that have appeared in previous ASN and MAT examination. If you've not already subscribed to the YouTube channel and you're liking the content, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also join the Telegram channel Mathological and can message me on Telegram at ADITYAKT. So the first question. अच्छा, बिफोर द फर्स्ट क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टैंडर्ड कैसे हमें अप्रोच करना है. देयर विल बी अ क्वेश्चन स्टेटमेंट followed by two statements and we need to identify whether the data is sufficient by the given statements or not. So the hierarchy will be, first we'll be attempting the question on the basis of statement number 1 alone. ठीक है, so we'll be checking whether the statement number 1 alone is sufficient or not to answer the question. ठीक है, possibility क्या है, या तो sufficient होगा or it will be not sufficient. Then we'll be checking statement number 2 alone. ठीक है, विदाउट द इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1 को तो पढ़ लिया, 1 के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ गया कि सफिशिएंट है स्टेटमेंट नंबर 1 या फिर नॉट सफिशिएंट है. फिर सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ेंगे अकेले, फर्स्ट स्टेटमेंट को भूल जाएंगे. ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग सेकंड स्टेटमेंट को अकेले पढ़ेंगे, चेकआउट करेंगे वेदर दैट स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन और नॉट. दो ही केसेस बनेंगे, ईदर इट विल बी सफिशिएंट और नॉट सफिशिएंट. हाँ, सिंस देयर आर टू केसेस फॉर स्टेटमेंट 1, टू केसेस फॉर स्टेटमेंट 2, सो दिस विल आल्सो बी पॉसिबल कि स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, सेकंड इज नॉट सफिशिएंट, या फिर 1 इज नॉट सफिशिएंट, सेकंड इज सफिशिएंट. So total 4 possibilities बन गई. If both are sufficient alone, both statements are sufficient alone, तो एक possibility होगा. Second case हो गया, one is sufficient, other is not sufficient, और the second is sufficient, first is not sufficient. And fourth case, the important case, when both are not sufficient alone. In the fourth case, we will be reading first and second together now. Only if there is this one case, this case. अदरवाइज तो आंसर हमारा मिल जाएगा. ठीक है, बट अगर बोथ स्टेटमेंट्स अलोन आर इनसफिशिएंट, देन वी विल रीड देम टुगेदर एंड फाइंड आउट वेदर टुगेदर दे आर सफिशिएंट और नॉट सफिशिएंट. इफ दे आर सफिशिएंट, वन आंसर विल बी देयर, नॉट सफिशिएंट, अदर आंसर विल बी देयर. ओके, क्वेश्चंस करते हैं स्ट्रेट अवे. एक दो बातें और कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी डोंट नीड एग्जैक्ट आंसर. ठीक है, एग्जैक्ट आंसर इज नॉट डिजायरेबल. अवर डिजायरेबल पार्ट इज डेटा सफिशिएंसी इन दिस क्वेश्चन, कि वेदर डेटा इज सफिशिएंट और नॉट. क्या डेटा सफिशिएंट आंसर करने के लिए? अगर है तो दैट इज कंप्लीट आंसर. ठीक है, एक्चुअल आंसर क्या है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो उसको निकालने की कोशिश नहीं करनी है अनलेस की क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे डेटा सफिशिएंसी के लिए भी हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़े. अगर वैसा है तो अलग की बात है, अदरवाइज विल नॉट बी एक्चुअली फाइंडिंग आउट एक्चुअल आंसर. ठीक है, सेकेंड थिंग, आंसर फ्रॉम डिफरेंट स्टेटमेंट्स कैन बी डिफरेंट. ठीक है, जरूरी नहीं कि दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट हमारे सेम आंसर दें. पॉसिबल है फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिविंग अ डिफरेंट आंसर, सेकंड स्टेटमेंट कैन इज गिविंग अ डिफरेंट आंसर. तो आंसर फ्रॉम डिफरेंट स्टेटमेंट्स कैन बी डिफरेंट. दे नीड नॉट बी यूनिक, कैन बी डिफरेंट, दैट इज फाइन. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सन्स एज इन 2008? 2008 है, व्हाट इज द एज ऑफ द सन? First statement alone is saying in 2008 the sum of the son's age and mother's age is equal to the father's age. Son's age plus mother's age that is equal to father's age in 2008. बट हमें कुछ भी और इन्फॉर्मेशन इस तरह नहीं पता है, तो एज के बारे में तो कोई भी आइडिया नहीं है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है यहाँ पे. तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट फॉर श्योर. ओके, सेकंड स्टेटमेंट. Second statement is saying the parents married in 1998 when the father was 30 years old and mother was 20 years old. So in 1998, age of father was 30, age of mother was 20. But we have no idea when the child was born. So we cannot say कि son का age क्या होगा. Definitely less than 10 होगा, ये तो कह सकते हैं कि age of son will be less than 10 in 2008. ठीक है, less than or equal to कर देते हैं because थोड़ा सा इस क्वेश्चन के डेटा में है वो कंसर्न, बट अदरवाइज द एज विल बी डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू 10. ठीक है, सो इफ यू वाज बॉर्न आफ्टर द मैरिज, सो डेफिनेटली दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 10. एनीवे, सो अब बोथ स्टेटमेंट्स अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज आल्सो नॉट सफिशिएंट. बट इफ वी टेक द स्टेटमेंट्स टुगेदर, देन फर्स्ट प्लस सेकंड, बिकॉज बोथ आर नॉट सफिशिएंट, तो दोनों को साथ में लेना पड़ेगा. फर्स्ट प्लस सेकंड टुगेदर,
Now we know कि father was 30 years old in 1998, mother was 20 years old in 1998. 2008 में एज क्या होगा? 2008 में एज ऑफ फादर विल बी 40, एज ऑफ मदर विल बी 30, एंड सिंस एज ऑफ फादर इज इक्वल टू मदर का एज प्लस सन का एज, तो सन का एज मस्ट बी 10. So together we are able to answer कि सन का एज विल बी इक्वल टू 10. Okay, 1998 में they got married, 2008 में the son is of age equal to 10. So the question is sufficient to answer. Is that clear? When both the statements are together, यानी कि option C will be the answer. Okay, clear है? Next question. What is the depreciated value of a car on 1st January 1987 that was bought on 1st January 1983? Depreciated value of a car on 1987 1st January that was bought on 1st January 1983, यानी कि 4 years के बाद में depreciated value क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है परचेज वैल्यू वॉज ₹60,000, बट हमारे क्वेश्चन स्टेटमेंट तो कुछ भी मेंशन नहीं कि डेप्रिसिएशन कितने % से हो रहा है. ठीक है, परचेज वैल्यू 60,000, दैट इज व्हाट वी नो. सो डेफिनेटली नॉट सफिशिएंट. Second statement, each year the value of the car depreciates at the rate of 15% of its value on 1st January in that year. तो each year depreciation कितना है? 15% का. But the problem is कि second statement हमें कहीं पे value नहीं given है, purchase value क्या है? So second statement alone is not sufficient. अकेले इससे आंसर नहीं कर सकते, बट जैसे ही दोनों स्टेटमेंट को मिक्स कर दोगे, purchase value is known, depreciation percentage is known, both are known, तो yes, the statements become sufficient. Okay. साथ में सफिशिएंट हो जाते हैं, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा. क्या है? क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ कृति पेड a total ₹1350 for 2 dresses and sold one at 6% loss and the other at 7.5% profit, what was the price she paid for each dress? तो टोटल पेमेंट किया है ₹1350 का. One dress was sold at 6% loss, other was sold at 7.5% profit, and in both cases loss or profit is always calculated on the cost price. ठीक है, always calculated on the cost price. तो somehow में या तो cost prices मिल जाए या कोई और information between the profit and loss मिल जाए, तो we can get the idea कि what was the price she paid for each of the dresses. First statement alone is saying Kriti made neither a profit nor a loss. So in total there is neither profit nor loss, which implies that cost price, sum of cost prices is equal to sum of selling prices, or we can say that profit on the second dress is same as loss on the first dress. So 6% of cost price of first dress, this will be equal to 7.5% of cost price of second dress, and that way we can find out the ratio of cost prices. और total हमें cost price का पता ही है, 7.5/6 which will be 5/4. total तो पता ही है, CP1 plus CP2 is 1350. ठीक है, तुमको ये सब कहानी नहीं लिखनी है, तो तुम्हें समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ. स्ट्रेट अवे तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि सिंस देयर इज नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, तो परसेंटेज लॉस इन द फर्स्ट ड्रेस कैन बी कनेक्टेड विद परसेंटेज प्रॉफिट इन द सेकंड ड्रेस. यहाँ से हम CP1 CP2 का रेशियो निकाल लेंगे और सम हमें पता ही है. सो वी कैन डेफिनेटली फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट ड्रेस एंड सेकंड ड्रेस. सो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट. इट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. सेकंड, कृति सोल्ड वन ड्रेस फॉर ₹705. ठीक है, सो वन ड्रेस का हमें क्या मिल गया? सेलिंग प्राइस मिल गया. दिस इज सेलिंग प्राइस, बट हमें सेलिंग प्राइस नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या? कॉस्ट प्राइसेस चाहिए. वी नीड कॉस्ट प्राइसेस. एंड सेलिंग प्राइस पता भी चल गया, तो किस ड्रेस का सेलिंग प्राइस है? SP1 है और SP2 है, ये तो नहीं पता. अगर ये पता चल जाता तो हम कॉस्ट प्राइसेस भी निकाल लेते. बट सिंस इट कुड बी सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट ड्रेस और द सेकंड ड्रेस, और इफ दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट ड्रेस, तो कॉस्ट प्राइस हमारा डिफरेंट आएगा. सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड ड्रेस, तो कॉस्ट प्राइस डिफरेंट आएगा. तो दोनों केसेस में वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, तो दिस इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर. तो नॉट सफिशिएंट विल बी द आंसर. ओके, तो ओनली स्टेटमेंट 1 is sufficient, but statement 2 alone is not sufficient, and answer will be option A and not any other option, obviously. ठीक है. Next question. If x and y are integers, is x square minus y square even? अच्छा, in every question pause the video, solve the question, then watch the solution. ठीक है, take your time, and only then can you learn, because when you make mistakes, only then you learn. If x and y are integers, is x square minus y square even? क्या even होगा? Now we know x and y are integers. First statement is saying x plus y is even.
x plus y, this is even. और हमें क्या चाहिए, we need x square minus y square, और x square minus y square, this is equal to x plus y into x minus y. Okay, ठीक है. Now x plus y is even, x plus y even है, x and y integers हैं, तो या तो both are integers और both will be even और both will be odd, because even कैसे बनेगा सम, या तो both are even और both are odd, isn't it so? Either x plus y both are even or both are odd. So if x plus y is even, x minus y क्या होगा भाई, if both are even तो x minus y भी even minus even होगा, यानी कि this will be even, या odd minus odd होगा, so still this will be even because odd minus odd भी even ही होगा. ठीक है, so x minus y भी even होगा for sure. if both are even तब भी even है, both odd होगा तब भी even है, तो x plus y is even, x minus y is also even, and hence definitely x square minus y square भी क्या हो जाएगा, even हो जाएगा, because that is x plus y into x minus y, तो definitely that will be even. अच्छा, ऐसा x minus y क्या होगा ये हमें जानने की जरूरत भी नहीं थी, because x plus y definitely even है, और even में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, odd हो या even हो, रिजल्ट तो even ही आएगा, so it would have been even in any case. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सफिशिएंट हो गया. बट फिर भी हमने इसे क्यों समझा, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट ये चीज काम करेगी, x माइनस वाई ऑड है, और अगर तुमने सिर्फ इतना ही देखा कि x माइनस वाई ऑड है तो x प्लस वाई इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, सो कोई भी केस बन सकता है, तो हम कह देते हैं कि नॉट सफिशिएंट होगा, बिकॉज x माइनस वाई ऑड है. इवन होने पे तो पक्का पता है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इवन हो जाएगा, बट ऑड होने पे ये पक्का नहीं पता है, और इस हिसाब से तुम नॉट सफिशिएंट आंसर कर दोगे, बट दिस विल बी रॉन्ग. Why? Because x minus y is odd. So this implies that either x is even, y is odd, or x is odd, y is even. तो दोनों में से एक odd है, एक even है. And if one is odd, other is even, then definitely x plus y भी क्या होगा? This will also be odd. Very important. This will also be odd, because if one is even, one is odd, then sum will also be odd. अगर difference odd है तो sum भी odd होगा, and hence product will be odd also. So product will also be odd. So even this statement is sufficient to answer. भले ही आंसर हमारा नो है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इवन, नो दैट इज नॉट इवन, बट दैट इज सफिशिएंट. सेकंड स्टेटमेंट अकेला इज आल्सो सफिशिएंट, बोथ आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, आंसर विल बी ऑप्शन डी, ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, एंड वी कैन आंसर वेदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इवन होगा या फिर ऑड होगा. क्या क्लियर? ठीक है. Next question. Ram works for 5 days and leaves the job. Then how many days will the remaining work be completed by Vikas and Sarfaraz together? Ram works for 5 days and then leaves the job. Okay. So Ram alone, first statement, Ram alone can do the entire work in 30 days. And Sarfaraz is twice as efficient as Vikas. So alone if Ram can do entire work in 30 days and Ram has left after working for 5 days, तो Ram ने कितना work किया होगा? 1/6 work किया होगा. 1/6 work has been completed by Ram. So 5/6 work has to be done by Sarfaraz and Vikas. But we have no idea about efficiency of Sarfaraz and Vikas. Sarfaraz और Vikas कितने दिन में वर्क कंप्लीट कर सकते हैं? We have no idea. या Sarfaraz कितने दिन में वर्क कंप्लीट कर सकता है? No idea. विकास कितने में कर सकता है? No idea. All we know is Sarfaraz is twice as efficient as Vikas. तो अगर किसी एक का इन्फॉर्मेशन होता है हमारे पास, let us say we had the information that Sarfaraz can complete the work in 40 days. ठीक है, सो डेफिनेटली सरफराज का एफिशिएंसी हमें पता है, क्योंकि ट्वाइस एज एफिशिएंट एज विकास है, तो वहां से हम विकास के लिए भी इन्फॉर्मेशन पता लगा लेते हैं, और बच्चा वो वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा ये भी आइडिया लग जाता. बट सिंस दैट इज नॉट नोन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट. सेकंड स्टेटमेंट, 1/3 of the work is done by Ram in 10 days, whereas Vikas and Sarfaraz together can do 1/3 work in 2 days. So 1/3 work Ram can do in 10 days, which implies that Ram can complete the work in 30 days. So in 5 days, Ram will be doing only 1/6 work. So 5/6 work is remaining. And now we also know the Vikas and Sarfaraz together can do 1/3 work in 2 days. So Sarfaraz plus Vikas can complete the work in 1/3 work in 2 days, total work in 6 days. और करना है सिर्फ 5/6 वर्क, तो कर देंगे 5 days में. So definitely second statement alone is sufficient. Option B will be the answer. Statement 2 alone is sufficient, but statement 1 alone is not sufficient. So answer will be option B. Is that clear? ठीक है. Next question. What is the percentage change in production from 2014 to 2016? First statement, percentage change in production from 2014 to 2015 is 20%. Second statement, percentage change in production from 2015 to 2016 is 10%. Now this is a very easy question with a trap.
ट्रैप क्या है कि तुम ये देखोगे परसेंटेज इन प्रोडक्शन वी नीड टू फाइंड आउट फ्रॉम 2014 टू 2016. फर्स्ट स्टेटमेंट बता रहा है 2014 से 15 का डेफिनेटली नॉट सफिशिएंट है, क्योंकि हमें चाहिए डेटा फ्रॉम 2014 टू 2016, नॉट सफिशिएंट फॉर श्योर. सेकंड स्टेटमेंट बता रहा है फ्रॉम 2014 टू 15 टू 16, नॉट सफिशिएंट अगेन. बट दोनों को मिला लो तो हमें डेटा मिल गया क्या, 2014 से 15 का भी मिल गया, 15 से 16 का भी मिल गया. तो यस दे विल बी सफिशिएंट, बट नो नो नो, they will still be not sufficient. Why? Because the question is asking percentage change, but we have absolutely no idea कि percentage change in the first case whether this is increase or decrease. ठीक है, हमें चलेगा इंक्रीज और डिक्रीज तो ना हो टोटल क्वेश्चन में, बट डायरेक्शन तो सेम होना चाहिए ना. फर्स्ट में हमें पता नहीं इंक्रीज है कि डिक्रीज है, सेकंड में भी नो आइडिया कि इंक्रीज है कि डिक्रीज है. नॉलेज से फर्स्ट केस में इंक्रीज हो, क्या केसेस हो सकते हैं, फर्स्ट केस में हो सकता है इंक्रीज हो, देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 20%, और सेकंड स्टेटमेंट हमारा कह रहा हो देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 10%, तो आंसर डिफरेंट आएगा. और इफ दैट इज सेइंग इंक्रीज ऑफ 20% एंड दिस इज सेइंग इंक्रीज ऑफ 10%, तब आंसर डिफरेंट आएगा. भले हमें परसेंटेज चेंज चाहिए, बट मिल तो तभी पाएगा ना आंसर जबकि हमें डिफरेंट डायरेक्शन तो बताओ एटलीस्ट. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि डेफिनेटली आंसर विल बी दैट बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर आल्सो नॉट सफिशिएंट, because we have no idea that percentage changes increase or decrease, and hence we cannot answer. भाई फर्स्ट केस में ही देख लो, अगर 20% का इंक्रीज है और 10% का डिक्रीज है तो नेट चेंज कितना आएगा, +20 -10 और +20 इंटू -10 यानी कि -2. सो दिस विल बी 8% का इंक्रीज, परसेंटेज चेंज ऑफ 8%. ठीक है, सेकेंड केस में क्या आएगा 20 + 10 + 2, सो दिस विल बी 32% का इंक्रीज. सेम वैल्यूज डिफरेंट रिजल्ट. और अभी तो हमने सिर्फ बात की है फर्स्ट इंक्रीज सेकंड डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज सेकंड इंक्रीज भी हो सकता है. ठीक है, सो ये भी तो पॉसिबल है, डिक्रीज ऑफ 20%, इंक्रीज ऑफ 10%, और 20% का डिक्रीज एंड 10% का डिक्रीज, बोथ आर ऑल वैल्यूज आर पॉसिबल, ऑल 4 केसेस आर पॉसिबल, एंड एवरी केस विल हैव अ डिफरेंट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Ram's efficiency is 50% more than Shyam's. The efficiency of Ram is 50% more than Shyam. So if Shyam ka efficiency is 2, Ram ka efficiency will be 3. In how many days can Shyam alone do the complete work? First statement, Ram and Shyam together can do the whole work in 12 days. So they together can do the work in 12 days. यहाँ से हम वर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं. Because if they can complete the work in 12 days, Ram की efficiency 3 है, Shyam की 2 है, तो work will be equal to 12 days का work of Ram and Shyam, यानी 12 into 3 + 2 60 units. और शाम की एफिशिएंसी है 2, तो वी कैन फाइंड आउट शाम कितने दिन में वर्क कंप्लीट करेगा. सो दिस स्टेटमेंट इज सफिशिएंट. शाम का एफिशिएंसी 2 है, टोटल वर्क 60 है, 30 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा शाम से. सेकंड, राम वर्क फॉर 4 days एंड लेफ्ट द वर्क एंड रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय श्याम अलोन इज 24 days. अगेन सेकंड स्टेटमेंट से भी वी कैन फाइंड आउट कि वर्क का वैल्यू क्या होगा, बिकॉज राम हैज वर्क फॉर 4 days. भाई दिस वाज फर्स्ट स्टेटमेंट. एज पर सेकंड स्टेटमेंट, राम हैज वर्क फॉर 4 days यानी 4 days वर्क ऑफ राम प्लस 24 days वर्क ऑफ श्याम. राम की एफिशिएंसी 3, श्याम की 2, तो 4 × 3 + 24 × 2, टोटल वर्क आ जाएगा. और डिवाइड कर दोगे शाम की एफिशिएंसी है तो शाम कितने वर्क कंप्लीट करेगा, दैट वी कैन आल्सो गेट टू नो. तो सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज आल्सो सफिशिएंट. बोथ अलोन आर सफिशिएंट. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट. ठीक है, क्लियर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज रमन्स मंथली सैलरी? Statement 1, Anuj gets 25% more salary than Raman, while Mahesh gets 50% more salary than Raman. फर्स्ट स्टेटमेंट तो कहीं भी एक्चुअल वैल्यूज की वैल्यू ही गिवन नहीं है, सिर्फ परसेंटेज गिवन है, तो डेफिनेटली नॉट सफिशिएंट है, क्योंकि वैल्यू कैसे निकालोगे यहाँ से. कुछ भी हमें नहीं पता कि रमन का सैलरी क्या है, अनुज का सैलरी क्या है, महेश का सैलरी क्या है. किसी एक का सैलरी पता होता तो पता चल जाता, बट किसी का भी नहीं पता. सेकंड स्टेटमेंट, अनुज मंथली सैलरी इज ₹50,000. सेकंड स्टेटमेंट हमें एक्चुअल वैल्यू दे रहा है, बट अनुज की सैलरी की दे रहा है, रमन की सैलरी कैसे निकालोगे यहाँ से, कोई कनेक्शन नहीं गिवन है, तो नॉट सफिशिएंट है. अगेन अकेले नॉट सफिशिएंट है, बट जैसे ही दोनों को तुमने मिक्स किया सफिशिएंट हो जाएगा. बिकॉज मंथली सैलरी ऑफ अनुज इज 15,000 एंड अनुज गेट्स 25% मोर सैलरी देन रमन, तो रमन की सैलरी मिल जाएगी. सो टुगेदर दे आर सफिशिएंट. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द 3-digit number? Statement 1, the 3-digit number is exact multiple of 9. So it is a multiple of 9.
बट 9 के तो बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं, 108 हो सकता है, 117 हो सकता है, 126 हो सकता है, देयर आर सो मेनी मल्टीपल्स, हर 9 ऐड करने पे तुम्हें नया मल्टीपल मिल जाएगा, सो नॉट सफिशिएंट फॉर श्योर। सेकंड, द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज 8, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इज 8, एज पर सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट डिजिट 8 है, लास्ट डिजिट 8 है, बीच वाला डिजिट हमें पता नहीं है, ठीक है, सो स्टिल नॉट सफिशिएंट बिकॉज देयर कैन बी 10 सच नंबर्स, 808, 818 till 898, so there are 10 such numbers, not sufficient। और जैसे ही दोनों स्टेटमेंट को हमने मिला लिया, नाउ वी नो कि आवर नंबर शुड स्टार्ट विद 8 एंड विद 8 एंड ऑल्सो दिस शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9, सो 8 से स्टार्ट, 8 से एंड, लेट अस से बीच में आ रहा है डिजिट हमारा a, सो 8 प्लस a प्लस 8, क्योंकि नंबर इज डिविजिबल बाय 9, सो दिस सम विल बी अ मल्टीपल ऑफ 9, देखिए 16 प्लस a शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9, दिस कैन बी 18, 18 हो सकता है, 27 होना तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज a एक सिंगल डिजिट नंबर है, 18 होगा तो a विल बी इक्वल टू 2, यानी कि नंबर हमारा आ जाएगा 828, एक यूनिक आंसर आ जाएगा, यूनिक आंसर, एंड हेंस टुगेदर दे आर सफिशिएंट। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, क्लियर है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अच्छा, जस्ट इन केस 8 और 8 के बजाय क्वेश्चन में होता कि क्वेश्चन फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर 9, फर्स्ट डिजिट 9, लास्ट डिजिट 9, तब आंसर क्या होता, बिकॉज इन दैट केस वी नो कि अगर 0 आ जाएगा बीच में तब भी हमारा नंबर डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा, और अगर 9 आ जाएगा तब भी डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा, तो इन दैट केस वी विल हैव 2 सच आंसर्स एंड हेंस टुगेदर भी नॉट सफिशिएंट हो जाता उस केस में, इफ अगर ऐसा होता तो, ऐसा है नहीं बट होता तो ये होता, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, set S contains at least 2 numbers, each of the number in set S equal to 0, is each of the number in set S equal to 0, that is the question। first statement, product of any 2 numbers in set S is equal to 0, any 2 numbers तुम उठा लो, कोई भी 2 numbers उठा लो, प्रोडक्ट 2 numbers का हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा इन सेट S। हमें एक्चुअल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता नहीं है, इतना पता है कि एटलीस्ट 2 numbers हैं सेट S में, तो 2 भी हो सकते हैं सिर्फ, ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, okay, product of any 2 numbers in set S is equal to 0, so if product is 0, if product is 0, ठीक है, in that case we know that at least one number must be 0, at least one of them must be 0, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हम यही प्रोडक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0, बट दोनों 0 होंगे ऐसा नहीं कह सकते, तो नॉट सफिशिएंट। अच्छा, ऐसे सोच लो कि सेट ऐसे में हमारे एग्जैक्टली 2 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लेट अस से सेट एस हैज एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, एंड वी नो दैट प्रोडक्ट इज 0, तो अगर प्रोडक्ट 0 है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, यानी कि ए और बी मस्ट बी 0, ठीक है, थोड़ा और इलेबोरेट कर लेते हैं। अगर 3 एलिमेंट्स होते हैं हमारे, लेट अस से ए बी सी, तब भी कोई भी 2 एलिमेंट लोगे तो भी हमारा प्रोडक्ट 0 आ रहा है, कोई भी 2 लेने पे 0 आ रहा है, यानी कि कोई भी 2 लोगे तो ए और बी आ सकते हैं, ए इंटू बी 0 है, बी इंटू सी 0 है, ए इंटू सी 0 है। अब अगर हम किसी एक एलिमेंट को 0 कर दें, लेट अस से हमने कर दिया ए इक्वल टू 0 है, बट अगर ए 0 है तो बी इंटू सी तो 0 नहीं आएगा उसकी वजह से, भाई ए इंटू बी 0 हो जाएगा, ए इंटू सी 0 आएगा, बी इंटू सी 0 थोड़ी होगा, तो बी इंटू सी भी 0 हो रहा है, यानी कि बी और सी में से भी एक 0 होना चाहिए, तो बी और सी विल ऑल्सो बी 0। The whole point is कि if there are more than 2 numbers and product of any 2 numbers in set S is equal to 0, in that case हमारे अगर n एलिमेंट्स हैं तो n में से n-1 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो कि 0 होंगे, पक्की बात है। कोई एक एलिमेंट जरूर ऐसा हो सकता है जो कि नॉन 0 हो, पॉसिबल है, या तो सारे 0 होंगे या कोई एक ऐसा होगा जो कि नॉन 0 होगा, बाकियों को 0 होना पड़ेगा बिकॉज प्रोडक्ट 0 आ रहा है हमारे सारे पेयर्स में, ऑल द पेयर्स में। तो पेयर हमारे बनाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, हमेशा पेयर में 2 नंबर चाहिए होंगे, तो कोई एक ही नॉन 0 रह सकता है इन टोटल पूरे के पूरे सेट में, बाकी सबको 0 होना पड़ेगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है, कि अगर 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे सेट एस में, इन दैट केस 4 मस्ट हैव बीन 0, कोई एक नॉन 0 होता भले चल जाता, क्योंकि तब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, वो भी 0 हो जाता तो भी कंडीशन सेटिस्फाई होती, बट एक नॉन 0 होना एट मैक्स पॉसिबल था, एट मैक्स पॉसिबल था, तो हमारे आंसर, क्वेश्चन का आंसर तब भी नॉट सफिशिएंट होता, बिकॉज हमें नहीं पता कि सारे 0 होंगे या कोई एक नॉन 0 होगा, ओके, बिकॉज कोई एक एट द मैक्स नॉन 0 रह सकता है। अभी अगर 2 ही एलिमेंट होंगे तब तो फिर पक्की बात है एक 0 है और कोई एक नॉन 0 रह सकता है, यानी कि 0 भी हो सकता है नॉन 0 भी हो सकता है।
सेकंड की बात करते हैं. सेकंड स्टेटमेंट, सम ऑफ एनी टू नंबर्स इन सेट एस इज इक्वल टू जीरो. सम ऑफ एनी टू नंबर्स इन सेट एस इज इक्वल टू जीरो. तो सम दो नंबर्स का जीरो कब होगा? सम जीरो कब होगा? सम इज इक्वल टू जीरो when either both numbers are zero or both are additive inverse of each other, which implies कि if one number is 5 other will be minus 5, तब जीरो हो जाएगा. या one number is 4 other will be minus 4, है कि नहीं? तो एग्जैक्टली अगर दो एलिमेंट्स हैं तब तो पक्की बात है कि इन दोनों में से कोई एक केस होगा. बट अगर दो से ज्यादा एलिमेंट है तब इस केस में, सेकंड स्टेटमेंट के केस में, इफ देयर आर मोर देन टू एलिमेंट्स, भाई अगर दो एलिमेंट्स हैं, लेट अस से सेट हैज टू एलिमेंट्स ए एंड बी, तो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो इंप्लाइज या तो मामला ये है कि ए इज इक्वल टू माइनस बी या ए इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो. यही दो केसेस बनेंगे. बट अगर इफ एलिमेंट्स आर मोर देन टू, लेट अस से थ्री एलिमेंट्स है, तब क्या करोगे? तब क्या हो सकता है? क्योंकि तब भी तो कुछ भी पेयर बन सकते हैं. तब भी तो कुछ भी पेयर बन सकते हैं. अगर तुमने एडिटिव इनवर्स वाला केस भी ले लिया कि लेट अस से एबीसी में से देयर आर टू एलिमेंट्स, वन इज 5 वन इज माइनस 5, बट थर्ड एलिमेंट क्या होगा? बिकॉज कोई भी पेयर लेने पे जीरो आना चाहिए, तो थर्ड एलिमेंट तुम ला ही नहीं पाओगे यहां पे. इफ देयर आर मोर देन टू एलिमेंट्स, तो पक्की बात है ऑल ऑफ देम विल बी इक्वल टू जीरो, देन ऑल मस्ट बी जीरो. देयर इज नो अदर केस जो सेटिस्फाई करे इस कंडीशन को. But question is saying set S contains at least two numbers. So it is not saying more than two numbers. So still this is not sufficient. Sufficient नहीं है. But यहाँ पे learning करने वाली बात ये है, if the question was saying set S contains more than two numbers, तो second statement अकेला sufficient हो जाता. Because if we needed to make sum of any two numbers in set S equal to zero, then all numbers should have been equal to zero if set has more than two numbers. बिकॉज मोर देन टू नंबर्स के केस में एडिटिव इनवर्स वाला केस हमारा काम नहीं करता हमेशा, बिकॉज हम ऐसे तीन नंबर्स को नहीं बना पाते जहां पे कि कोई भी दो का पेयर ले लो और सम जीरो आ जाए. नॉट पॉसिबल. सो दैट इज वाई इफ द सेट एस कंटेन्ड मोर देन टू नंबर्स, फॉर श्योर ओनली विद सेकंड स्टेटमेंट ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट विल बी जीरो. बट क्योंकि टू एलिमेंट्स टू नंबर्स होना भी पॉसिबल है, दैट इज वाई नॉट सफिशिएंट होगा. ठीक है. बट जैसे ही दोनों को इंक्लूड कर लोगे तो साथ में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगा और आंसर आ जाएगा सफिशिएंट है, काफी है. बिकॉज इन दैट केस ईच ऑफ द एलिमेंट शुड बी जीरो. प्रोडक्ट भी हमारा जीरो आना चाहिए, सम भी जीरो आना चाहिए, यानी कि नंबर शुड बी जीरो ओनली. ठीक है. बिकॉज एडिटिव इनवर्स वाले केसेस में क्या है, 5 माइनस 5 को मल्टीप्लाई करो, जीरो थोड़ी आएगा. ठीक है. तो उस केस में सारे के सारे नंबर्स हमारे जीरो ही चाहिए एलिमेंट में, चाहे दो नंबर्स हो, तीन नंबर्स हो, कितने भी नंबर्स हो. ठीक है. तो साथ में सफिशिएंट है. ऑप्शन सी इज द आंसर. बट ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग कब होता कि क्वेश्चन स्टार्ट से ही कहता सेट एस कंटेन्स मोर देन टू नंबर्स. उस केस में सेकंड सेट में अकेला सफिशिएंट हो जाता. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेस ऑफ श्रुति एंड अदिति आर इन द रेशियो ऑफ 14:11. व्हाट इज द एज ऑफ श्रुति? आफ्टर 6 years रेशियो ऑफ श्रुति एंड अदिति's एज विल बी 17:14. तो एज पर फर्स्ट स्टेटमेंट एट प्रेजेंट श्रुति और अदिति का एज का रेशियो क्या है? 14:11. और आफ्टर 6 years दिस रेशियो विल बी 17:14. तो डिफरेंस तो देखो सेम रहेगा दोनों केसेस में. और अब हमें पता है 6 years का गैप है. आफ्टर 6 years दिस इज द रेशियो. डिफरेंस हमारा 3 इनिशियल भी है, फाइनल भी है. तो डेफिनेटली हमारा जो डिफरेंस 14 से 17 में +3 का इंक्रीज हो रहा है, एंड दिस +3 यूनिट्स इज इक्वल टू 6 years. तो यहां से हम श्रुति की एज एट प्रेजेंट निकाल पाएंगे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. सेकंड स्टेटमेंट, एजेस ऑफ अदिति एंड तुलिका आर इन द रेशियो 11:6. तो श्रुति अदिति का एज का रेशियो गिवन है 14:11. अदिति और तुलिका का एज का रेशियो 11:6. बट तुलिका की एज तो हमें पता नहीं है, तो अभी भी रेशियो से हम वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं कर सकते. दिस स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट. Statement 1 alone is sufficient, but 2 alone is not sufficient. Okay, clear? Next question. पूरी स्टोरी लिख दिया इस क्वेश्चन में. Question is saying Ramu and Somu were born in a family who had worked in the textile business for generations. While their ancestors believed that a zero clash of professional interest could be ensured only by family members taking up different segments of the textile business, the two brothers felt that if they both worked on the same segment, complementing each other,
but engaging in healthy competition, it would bring about brighter business prospects. Both of them stocked and sold the same merchandise and often bought textile goods from the same source, though not necessarily on the same terms and conditions. The two brothers bought 4 items of antique artifacts to decorate their showroom. However, on persistent requests from the customers, both sold the 2 pieces each had kept. Whose transaction resulted in a better profit? That is the question finally. Whose transactions resulted in a better profit? First statement, Ramu sold one item at P% profit and other at P% loss, though he had bought both items at the same price. So in case of Ramu, cost price is same. So if cost price is same, he sold one at P% profit, other at P% loss. बट दोनों ही केसेस में क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेम है, सीपी सेम है, तो P% ऑफ दोनों का सीपी सेम है. अगर कॉस्ट प्राइस हम 100 एज्यूम कर लें तो पहले कॉस्ट प्राइस 100 है, सेकंड का भी 100 है, तो P% प्रॉफिट कितना हो जाएगा? P हो जाएगा. सेकंड वाले P% लॉस, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू P. तो नेट में नीदर प्रॉफिट होगा, ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा. नो प्रॉफिट नो लॉस वाला केस बनेगा फॉर रामू, बिकॉज जितना एक आर्टिकल से प्रॉफिट होगा उतना ही दूसरे पे लॉस होगा, बिकॉज सीपी सेम है. बट हमें रामू के बारे में तो आइडिया चल गया, क्या हमें सोमू के बारे में कोई आइडिया चला फर्स्ट स्टेटमेंट से? बिकॉज क्वेश्चन पूछा है हुज ट्रांजैक्शन रिजल्टेड इन बेटर प्रॉफिट. नो आइडिया कि सोमू को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट. सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट इज टेलिंग अबाउट सोमू ओनली, रामू के बारे में बता नहीं रहा, दिस इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट. अकेला तो सफिशिएंट नहीं है. क्या कह रहा है? सोमू मेड Q% प्रॉफिट ऑन वन आइटम एंड ऑन द अदर Q% लॉस, दो ही सोल्ड बोथ आइटम्स एट द सेम प्राइस. तो इफ सेलिंग प्राइस इज सेम, इन दैट केस वी नो दैट नेट में अगर सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है एक आर्टिकल पे, दूसरे पे लॉस है, तो नेट में क्या होगा? हमेशा लॉस होगा. ठीक है, और लॉस होगा हमारा Q²/100% का लॉस होगा, लॉस ऑफ Q²/100%. बट सिंस वी हैव नो आइडिया एज पर द सेकंड स्टेटमेंट कि रामू को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सो स्टेटमेंट अकेला तो नॉट सफिशिएंट है. जैसे ही दोनों को मिला लोगे तो हमें पता है अब कि रामू को नो प्रॉफिट नो लॉस वाला केस है और सोमू को हुआ है लॉस, तो डेफिनेटली नाउ वी नो कि whose transaction resulted in a better profit. तो both together are sufficient. अकेला कोई भी sufficient नहीं है, साथ में sufficient है. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, a taxi charges $50 when the distance is less than or equal to 300 meters. $50 when the distance is less than or equal to 300 meters and $8 for each additional 100 meters. Kamal hires a taxi from city P to city Q. So Kamal is going from city P to city Q and Maniklal hires a taxi from city Q to city R. If Mahesh hires a taxi from city P to city R via city Q, यानी कि एक टैक्सी से ही जा रहा है P से R via Q, how much did Mahesh need to pay for the taxi? और टैक्सी फेयर का चार्ज क्या है? $50 for the initial 300 meters, after that $8. First statement, Kamal pays $75. So we know that Kamal is paying from P to Q. ठीक है, and Kamal is paying $75, so $50 for first 300 plus 25 additional for the remaining part. But will it be sufficient? क्योंकि हमें टोटल P से R तक का जर्नी का फेयर चाहिए, तो नॉट सफिशिएंट हो गया. Maniklal pays 95, but again ये जो 95 है, this is 50 plus 45, but this is only for the journey stretch from Q to R. हमें चाहिए P से R तक का टोटल, this is alone is also not sufficient. अगर हम दोनों को मिला लें तब, if you consider both first and second statement together, तब क्या होगा आंसर? तब आंसर क्या होगा? तो Kamal is paying $75, Maniklal is paying $95, and $75 is the payment from P to Q. $95 is the payment from Q to R. बट ये पेमेंट कांस्टेंट थोड़ी है. पेमेंट में क्या है? इनिशियल 300 मीटर्स के लिए पेमेंट है $50 का, उसके बाद में है $8 का फॉर द एवरी 100 मीटर्स. ठीक है, सो दिस 75 is 50 plus 25. 50 for first 300 meters. This payment is 50 plus 45. 50 for first 300 meters. टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा P से लेके R तक, उसके लिए पेमेंट क्या होगा हमारा? देखो, दिस पेमेंट इज फॉर फर्स्ट 300, दिस इज फॉर फर्स्ट 300. टोटल P से R तक की जब हम बात करेंगे टोटल स्ट्रेच की, तो डेफिनेटली यू मस्ट बी पेइंग 25 एंड 45, ये तो पे करना ही करना है. प्लस फर्स्ट 300 हियर, फर्स्ट 300 हियर, टोटल 600 मीटर्स हो गया. बट आउट ऑफ दिस 600 मीटर्स फर्स्ट 300 के लिए हम कितना पे करेंगे? 50. इसके बाद का जो 300 होगा उसके लिए विल बी पेइंग $8 फॉर ईच 100, यानी कि 3A. टोटल पेमेंट आ जाएगा 50 प्लस 3A प्लस 25 प्लस 45. दिस विल बी टोटल पेमेंट.
क्या ये समझ पा रहे हो? टोटल पेमेंट हो जाएगा 50 प्लस 3A प्लस 25 प्लस 45. So this will be 50 plus 70 यानी 120 plus 3A. This should be the payment. अब देखो हमें आइडिया तो लग गया 120 हमें पे करना पड़ेगा, बट 3A के बारे में क्या हमें एग्जैक्ट आइडिया है? बिकॉज वी नो दैट $8 ही हैज टू पे फॉर ईच एडिशनल 100 मीटर्स. बट A की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में नोन नहीं है. वी हैव नो आइडिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A. सो अगर A की जगह एग्जैक्ट वैल्यू कोई गिवन होता तब तो हम आंसर कर देते, या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होता तो आंसर कर देते, बट वी हैव नो आइडिया कि A का वैल्यू क्या होगा. दैट इज द ओनली कंस्ट्रेंट हियर. बाकी तो हमें चीज़ों का आइडिया लग गया. ठीक है, सो A की वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि आंसर हमारा क्या होगा. एंड सिंस वी हैव नो आइडिया व्हाट द वैल्यू ऑफ A इज, सो दीज स्टेटमेंट्स टुगेदर विल आल्सो नॉट बी सफिशिएंट टू आंसर, because the answer will depend on value of A. Isn't it so? ठीक है, सो E ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the rate of interest % per annum or an amount of rupees 15,000 deposited in a bank? Rate of interest per annum क्या होगा? Amount deposited is rupees 15,000. Statement 1, simple interest for 3 years is rupees 2700. 3 years का सिंपल इंटरेस्ट पता है, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे, उससे परसेंटेज आ जाएगा, सफिशिएंट है. क्योंकि प्रिंसिपल पता है हमको, प्रिंसिपल पता है, 1 ईयर का इंटरेस्ट पता हो जाएगा, परसेंट इंटरेस्ट आ जाएगा, सफिशिएंट है. 6% आएगा जो कि एक्चुअल में. ठीक है, 900 हमारा 1 ईयर का इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, 6% वैल्यू आ जाएगा. बट आंसर निकालना जरूरी नहीं, हमें ये पता लगाना है कि आंसर निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे. सेकंड, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज रुपीज 165.24. Now there is a drawback in second statement, and it is not sufficient because we have no idea कि डिफरेंस कितने ईयर्स का है. हाउ मेनी ईयर्स का डिफरेंस है? 1 ईयर का तो नहीं होगा, बट फिर भी कितने ईयर्स का डिफरेंस है, बिकॉज उसके बिना हम कैसे आंसर कर पाएंगे? सो दैट इंफॉर्मेशन इज डेफिनेटली नॉट गिवन, सो वी कैन नॉट फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट, सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट. दैट विल द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब अपॉन y स्क्वायर प्लस 1. x क्यूब अपॉन y स्क्वायर प्लस 1. इसमें 1 अकेला कह रहा है, x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर. 4x स्क्वायर पुट कर दो वैल्यू, तो x क्यूब अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1, बट x की वैल्यू तो पता नहीं है, सो दिस कुड बी एनी वैल्यू, नॉट सफिशिएंट. ठीक है, सेकंड कह रहा है x बाई वाई इज इक्वल टू 1/2, यानी कि y इज इक्वल टू 2x. सेम लॉजिक, y की जगह पुट करोगे तो x क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस 1, बट x की वैल्यू तो पता नहीं है, तो आंसर यहाँ से भी आ नहीं पाएगा. और दोनों मिला भी दोगे तो भी सेम ही कंडीशन रहेगा, बिकॉज दोनों ऐसा में सेम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. वाई स्क्वायर की जगह 2x स्क्वायर पुट 4x स्क्वायर पुट कर दोगे, बट आंसर तो नहीं आएगा ना. तो साथ में मिला के दे आर नॉट सफिशिएंट. ऑप्शन ई विल बी द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. The sum of the ages of 3 persons A, B and C is 167 years. What is the age of B? B is 17/12 times as old as A. As per first statement, if A का age is 12 years, B का age will be 17, तो रेशियो आ रहा है 12:17 का. बट C के बारे में इन्फॉर्मेशन कोई है नहीं है. टोटल सम हमें गिवन है A, B और C का, तो C के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमको, बट वो गिवन नहीं है, नॉट सफिशिएंट हो जाएगा. सेकंड, C is 44 years older than A. सेकंड स्टेटमेंट में अकेला हमें बता रहा है C is A का एज प्लस 44 years. C और एज के बारे A के बारे में इंफॉर्मेशन, बट B के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है. ठीक है, सो अगेन हमारे पास 2 अननोन रह जाएंगे, और अगर 2 अननोन रह जाएंगे इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा, सो नॉट सफिशिएंट. हाँ, इफ यू टेक बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर, तो A और B का रेशियो पता है, C की एज का A की एज से कनेक्शन पता है, तो तीनों का कनेक्शन A से मिल गया. ठीक है, अगर इफ एज ऑफ A इज 12x, एज ऑफ B इज 17x, एज ऑफ C इज 12x प्लस 44, बिकॉज 44 ज्यादा है C की एज. सारी वैल्यूज हमारी एक अननोन में आ गई x में, ऐड कर दोगे टोटल आ जाएगा हमारा 167. यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, आंसर आ जाएगा. टुगेदर दे आर सफिशिएंट. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. Isn't it so? ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन, विच इज द 2 डिजिट नंबर? 2 डिजिट नंबर क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज स्मॉलर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 63. Number obtained by interchanging the digits is smaller than the original number by 63.
So digits are being interchanged. Let us say initial number a b है, फाइनल नंबर will be b है, और a b यानी 10a plus b हुआ, b यानी 10b plus a, and number obtained by interchanging digits is smaller, यानी कि ba is smaller than ab, ab is larger than ba, तो ab minus ba और 10a plus b minus 10b plus a, this is equal to 63. This will be 9 times of a minus b equal to 63, and hence a minus b आ गया equal to 7. ए और बी का बीच का डिफरेंस 7 है, ए और बी डिजिट्स है, तो मैक्सिमम ए की वैल्यू 9 हो सकता है, ए इज 9, बी विल बी 2, और ए विल बी 8, बी विल बी 1, और ए विल बी 7, बी विल बी 0. दीज आर 3 पॉसिबल केसेस. सिंस 3 पॉसिबल केसेस आर देयर, तो 3 नंबर्स बने हमारे 92, 81, 70. कोई भी आंसर हो सकता है, तो नॉट सफिशिएंट हुआ. यूनिक आंसर तो मिल नहीं रहा है, बिकॉज आंसर हमें यूनिक मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो नॉट सफिशिएंट हो गया आंसर. सम ऑफ डिजिट्स इज 11. अकेला सेकंड स्टेटमेंट लोगे, बहुत सारे नंबर्स बन सकते हैं जिनका सम ऑफ डिजिट्स 11 हो. 56 हो सकता है, 65 हो सकता है, 47 हो सकता है, 74 हो सकता है, एंड सो ऑन, सो मेनी नंबर्स. सो दिस इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट अलोन. बट जैसे ही दोनों को मिला दिया, जैसे दोनों स्टेटमेंट को मिला दिया, तो नाउ वी नो कि सम ऑफ डिजिट्स 11 चाहिए, जो कि सिर्फ एक केस से बनेगा. व्हेन a is 9, b is 2, तो नंबर विल बी 92, विच इज अ यूनिक आंसर. और यूनिक है तो सफिशिएंट है. ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सुनीता सोल्ड आर्टिकल ए एट x% प्रॉफिट, फाइंड द प्राइस एट विच शी बॉट ए, यानी कि वी नीड कॉस्ट प्राइस ऑफ ए. शी सोल्ड द आर्टिकल एट x% प्रॉफिट. फर्स्ट स्टेटमेंट, सुनीता सोल्ड, इफ सुनीता सोल्ड ए एट x minus 10% प्रॉफिट, यानी कि 10% प्रॉफिट कम पे सेल किया होता, तो आवर प्रॉफिट वुड हैव बीन ₹12 लेस. प्रॉफिट वुड हैव बीन ₹12 लेस, यानी कि 12 रुपीज. दिस इज इक्वल टू 10% ऑफ प्रॉफिट या 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस. तो यहां से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी. तो फर्स्ट अकेला सफिशिएंट. सेकंड, इफ सुनीता सोल्ड एक्स एट ए एट x plus 20% प्राइस, यानी 20% एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे सेल किया होता, तो 24 रुपीज मोर का प्रॉफिट हुआ होता, क्योंकि 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल 24 रुपीज. यहां से भी हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा. तो सेकंड इज ऑल्सो सफिशिएंट. तो अकेले अकेले दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट है, वही आंसर बता देंगे अकेले अकेले. सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंशुमन बॉट 2 articles from a sale and sold them to his friend Ankit. Did Anshuman make a profit or loss? Bought 2 articles from a sale and sold them to his friend Ankit. तो प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ इस पे. फर्स्ट स्टेटमेंट, अंशुमन सोल्ड बोथ द आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस. चलो ठीक है भाई, सेम प्राइस पे सेल किया, बट प्रॉफिट हो गया लॉस हो गया कैसे पता चलेगा? ये तो नहीं पता चलेगा ना, बिकॉज जिस प्राइस पे सेल किया है वो क्या था, कॉस्ट प्राइस क्या था, डिफरेंस क्या था, कुछ नहीं पता, तो नॉट सफिशिएंट भैया. सेकंड वन, ऑफ द 2 articles sold, अंशुमन मेड अ प्रॉफिट ऑफ P% on one and incurred P% loss on the other. So the 2 articles sold, Anshuman made a profit of P% on one and incurred a loss of P% on the other. Again, we have no idea कि cost prices क्या थे, selling prices क्या थे, selling prices same थे, different थे, कैसा था, क्या था, नहीं था, कुछ भी आइडिया नहीं है. ठीक है. सो सेकंड से में अकेला नॉट सफिशिएंट है. दोनों को मिला दिया हमने, दोनों को मिलाते ही क्या हुआ, नाउ वी नो दैट अंशुमन सोल्ड द बोथ द आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस. तो सेलिंग प्राइस इज सेम एंड परसेंटेज प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल इज सेम एज परसेंटेज लॉस ऑन द सेकंड आर्टिकल. सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है. सो इफ सेलिंग प्राइस इज सेम एंड परसेंटेज प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल इज सेम एज परसेंटेज लॉस ऑन द सेकंड, तो डेफिनेटली हमें क्या पता है, ऐसे केस में क्या होता है, लॉस होता है. लॉस ऑफ P²/100%. और क्वेश्चन ने पूछा है कि प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा. So we know that there will be a loss, तो sufficient है आंसर करना. Option C will be the answer. Together they are sufficient to answer. Okay. Next question. What will be the cost of the second necklace? First statement, cost of the first necklace is 1/5 more than the second, and cost of the third necklace is 2/5 more than the second. The total cost of all the 3 necklaces is given. तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो मिल जाएगा, सेकंड और थर्ड का रेशियो मिल जाएगा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड सबका रेशियो मिल जाएगा. सम पता ही है, सम पता है, रेशियो मिल जाएगा, सफिशिएंट है. किसी भी नेकलेस की वैल्यू हम बता पाएंगे भाई. एज पर फर्स्ट स्टेटमेंट, नेकलेस 1, नेकलेस 2, नेकलेस 3 क्या रेशियो आएगा हमारा, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट इज 1/5 मोर देन द सेकंड. तो अगर सेकंड का 5 रुपीज प्राइस है, तो फर्स्ट वाले कितना हो जाएगा, 6 रुपीज हो जाएगा, बिकॉज 1/5 ज्यादा है.
कॉस्ट ऑफ थर्ड नेकलेस इज 2/5 मोर देन सेकंड, सेकंड का 5 है, थर्ड का 7 हो जाएगा, 6 5 7 रेशियो आ गया, यहां से एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल लोगे। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ फर्स्ट नेकलेस इज 2/5 मोर देन सेकंड, तो फर्स्ट नेकलेस और सेकंड नेकलेस का कॉस्ट का रेशियो तो पता है, तो इफ सेकंड का इज 5, फर्स्ट का आ जाएगा कॉस्ट 7। कॉस्ट ऑफ द थर्ड नेकलेस इज द लीस्ट, तो थर्ड नेकलेस का जो कॉस्ट है दैट इज लीस्ट, सबसे कम है, कितना है नहीं पता, सबसे कम है। टोटल कॉस्ट भी पता है हमको, तो क्या यहां से हम सेकंड नेकलेस का कॉस्ट निकाल पाएंगे? भाई थर्ड नेकलेस का कॉस्ट है क्या ये तो पता हो, लीस्ट है बस इतना पता है, सो नॉट सफिशिएंट है। अंदाजा थोड़ी लगाना है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट सफिशिएंट, फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट, ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, सो दीज ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स फ्रॉम एनुअल एग्जामिनेशन ऑन डेटा सफिशिएंसी। अच्छा, इसके बाद में पैरेलल में अगर तुमने सेशन ऑलरेडी डेटा सफिशिएंसी का जो मैंने डाला हुआ है वो सेशन चेकआउट नहीं किया है तो उसको एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। ठीक है, दैट विल बी हैविंग अ बट गुड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, तो उनको भी देख लेना, तो चीज़ें तुम्हारे लिए क्लियर हो जाएंगी। एंड इफ यू नीड वन मोर सेशन तो अकॉर्डिंगली कमेंट कर सकते हो। चलो इस सेशन में इतना ही रखते हैं, एंड आई बिलीव कि जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ में आएगा और क्वेश्चंस में डाउट नहीं रहे होंगे। इफ देयर इज एनी डाउट ऑन एनी क्वेश्चन then make sure to comment about that doubt, and if you like the session then make sure to hit the like button as well. If you like the content and if you have not subscribed to the channel, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also join me on Telegram at ADITYAKT. You can message me on ADITYAKT and regarding your queries, concerns or whatever you are facing during your preparation. That's all for this session. Bye bye, take care and keep learning.